Good morning, myself Vikas Yadav from Buddha Institute of Pharmacy. Now we will discuss about sedatives and hypnotics. आज हम लोग पढ़ेंगे सीडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स के बारे में। सीडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं? बेसिकली सीडेटिव और हिप्नोटिक्स का सिंपल सा मतलब ये hypnosis. Hypnotic are the drugs which induce sleep. जो CNS को डिप्रेस तो कर ही रहा है, साथ ही साथ स्लीप को इंड्यूस कर रहा है, नींद को बढ़ावा देना, दैट इज हिप्नोटिक्स। तो जिन लोगों को नींद ना आने की दिक्कतें होती थी, इंसोम्निया में नींद नहीं आने की समस्या पैदा हो जाती है, नींद आती ही नहीं। तो इंसोम्निया की समस्या को अगर रिकवर करना हो तो वहां हम क्या देंगे? हिप्नोटिक एजेंट। टू रिलीव द कंडीशन ऑफ इंसोम्निया वी यूज हिप्नोटिक एजेंट. Hypnotics are the agents which suppress the central nervous system and induce sleep. These are known as hypnotic agents. Second one is sedatives. Sedation, थोड़ा सा धीमा कर देना, थोड़ा सा स्लो डाउन कर देना। आपके दिमाग में ऊट पटांग तमाम ख्यालात आए जा रहे हैं, एक्साइटमेंट, एंजाइटी, तो सीडेटिव एजेंट उस एक्साइटमेंट को क्या करेगा? थोड़ा सा डाउन कर देगा। इट मीन्स सीडेटिव एजेंट आर द एजेंट विच स्लो डाउन द एक्साइटमेंट, बट नींद के साथ इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, नींद को ये बढ़ावा या कम नहीं करता। हिप्नोटिक्स आर द एजेंट विच इंड्यूस स्लीप बाय डिप्रेसिंग CNS. Sedatives are the agent which also depress the CNS, relieve from excitement, but don't affect sleep, are known as sedative. अब हम देखेंगे, तो अगर देखा जाए तो सीडेटिव और हिप्नोटिक ये दोनों ड्रग क्वालिटेटिवली ये CNS को क्या कर रहे हैं? स्लो डाउन कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों की इफिकेसी देखना हो तो सबसे बेस्ट तरीका आप क्वांटिटिव देखिए, क्वांटिटेटिव, कि किस तरीके से कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो ज़्यादा अमाउंट में ले ली जाएँ तो हिप्नोटिक का काम करेंगी, कम अमाउंट में ले ली जाएँ तो सीडेटिव का काम करेंगी, वगैरह वगैरह। तो हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट सीडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन, आप जब भी आप फार्माकोलॉजी पढ़िए तो फर्स्ट वन वो है क्या, फिर उसका क्लासिफिकेशन, देन जो हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन। सीडेटिव और हिप्नोटिक एजेंट को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। पहले हैं आपके बार्बिटरेट्स, दूसरे हैं आपके बेंजोडाइजेपिन्स, तीसरे हैं आपके न्यूअर ड्रग्स। पहला है आपका बार्बिटरेट्स, दूसरा है आपका बेंजोडाइजेपिन्स, तीसरे हैं न्यूअर ड्रग्स जो कि नॉन बीजेटी जो कि बेंजोडाइजेपिन्स नहीं, नॉन बेंजोडाइजेपिन्स न्यूअर ड्रग्स। तो बार्बिटरेट्स में के पहला क्या आता है? फिनोबार्बिटोन, ब्यूटाबार्बिटोन, फिर आपका आता है पेंटोबार्बिटोन, फिर आपका आता है थायोपेंटोन,
थायोपेंटोन को मैंने आपको बताया था जब मैं एनेस्थीसिया पढ़ा था, तब भी मैं आपको थायोपेंटोन के बारे में बताया था। मीथो हेक्सिटोन, मीथो हेक्सिटोन। जब भी आप बारबिटोरेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो फिनोबार्बिटोन, ब्यूटाबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, thiopentone and methohexitones are the drug which considered under barbiturates category. Next one is benzodiazepine. Benzodiazepine पे आप पढ़ेंगे डायजिपाम, लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम, फ्लोराजिपाम। कौन कौन सी दवाएं? डायजिपाम, फ्लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम and lorazepam. These are the drugs which considered under the category of benzodiazepines. Next one is newer drugs or non-benzodiazepines. इसमें आपका आता है जोल्पिडेम, जोल्पिडेम। तो ये आपकी ड्रग्स हैं which considered under sedatives and hypnotics. क्लासिफिकेशन याद करिए। फर्स्ट वन इज बार्बिटोरेट्स, सेकेंड वन इज बेंजोडाइजपीन्स, थर्ड वन इज नॉन बेंजोडाइजपीन डेरिवेटिव न्यूअर ड्रग्स। तो बार्बिटोरेट्स में आपका पहला आता है फिनोबार्बिटोन, ब्यूटाबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, थायोपेंटोन एंड मीथोहेक्सिटोन, मीथोहेक्सिटोन। एंड बेंजोडाइजपीन में आपको क्या क्या आएगा? फ्लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम, डायजिपाम, लोराजिपाम। ये सब के सब आपके क्या हैं? नॉन बेंजोडाइजपीन, सॉरी ये सब के सब आपके क्या हैं? बेंजोडाइजपीन ड्रग्स। अब नॉन बेंजोडाइजपीन न्यूअर ड्रग्स में क्या है? जोल्पिडेम, जोल्पिडेम, जोल्पिडेम आर कंसिडर्ड एज non barbiturates, sorry, non benzodiazepines newer sedative drugs. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट बार्बिटोरेट्स। बार्बिटोरेट्स barbiturates are derivative of barbituric acid. Barbiturates are the derivative of barbituric acid. जितने भी बार्बिटोरेट्स हैं वो सब के सब आपके क्या हैं? बार्बिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। अब ये जो बार्बिट्यूरिक एसिड क्या होता है? बार्बिट्यूरिक एसिड वो ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम यूरिया और मेलोनिक एसिड। यूरिया और मेलोनिक एसिड का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? बार्बिट्यूरिक एसिड। Barbiturates are the derivatives of barbituric acid. Barbituric acid is obtained from the condensation of urea and malonic acid. यूरिया और मेलोनिक एसिड के दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? बार्बिट्यूरिक एसिड। अब बार्बिट्यूरिक एसिड की खाद
बारबिटूरिक एसिड जो होता है उसका खुद में कोई सीडेटिव या हिप्नोटिक रोल नहीं, लेकिन जब उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एल्किल या एरिल ग्रुप लग जाते हैं, जब वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है बारबिटूरिक एसिड, अब ये मेडिसिन केमिस्ट्री का सेक्शन है, हम लोग का नहीं है, और फिलहाल जान लीजिए कि बारबिटूरिक एसिड का अपना कोई सीडेटिव या हिप्नोटिक रोल नहीं है, लेकिन जब बारबिटूरिक एसिड में सब्स्टिट्यूशन होता है, एल्किल या एरिल ग्रुप लग जाता है, तब जाके क्या बनता है, बारबिटूरेट्स, और बारबिटूरेट्स का अपना सीडेटिव या हिप्नोटिक रोल है। अब हम पहले देखेंगे कि बारबिटूरेट्स का क्लासिफिकेशन। एक खास बात और कि बारबिटूरेट्स का जो थेरेप्यूटिक विंडो है, या इनको देते समय बहुत ही कॉशन बरतना चाहिए, क्योंकि इनका जो टॉक्सिक डोज और इफेक्टिव डोज के बीच का जो दायरा है वो बहुत कम, तो अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो हो सकता है वो टॉक्सिक हो जाए, या ये कहा जा सकता है थेरेप्यूटिक विंडो जो इनका है वो थोड़ा छोटा है, नैरो, थेरेप्यूटिक इंडेक्स नैरो। तो जब ये नैरो है तो वहाँ पे अगर एहतियात ना रखा जाए, थोड़ी सी डोज अगर हाई हो जाएगी तो हो सकता है वो पेशेंट के लिए फैटल, टॉक्सिक। अब हम पढ़ेंगे कि बारबिटूरेट्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ बारबिटूरेट्स। पहले क्या है आपके, लॉन्ग एक्टिंग, फिर शॉर्ट एक्टिंग, फिर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड देन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिटूरेट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, लॉन्ग एक्टिंग बारबिटूरेट्स। लॉन्ग एक्टिंग बारबिटूरेट्स में आपके क्या आते हैं, फिनोबार्बिटोन, फिनो बारबिटोन। शॉर्ट एक्टिंग में आपका ब्यूटा बारबिटोन और पेंटोबार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन एंड मीथो हेक्सिटोन। तो बारबिटूरेट्स को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में, लॉन्ग एक्टिंग बारबिटूरेट्स, शॉर्ट एक्टिंग बारबिटूरेट्स एंड देन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिटूरेट्स। तो लॉन्ग एक्टिंग बारबिटूरेट्स में आपके आते हैं फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग में आपके आते हैं ब्यूटा बारबिटोन एंड पेंटोबार्बिटोन, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आपके आते हैं थायोपेंटोन एंड मीथोहेक्सिटोन। अब हम ये देखेंगे कि इन सब का फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिफरेंट सिस्टम पे क्या क्या है। ये जो भी बारबिटूरेट्स हैं इनका डिफरेंट सिस्टम पे क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भाई बारबिटूरेट्स का इफेक्ट क्या आएगा, ये डोज डिपेंडेंट है, डोज डिपेंडेंट। सीडेटिव्स रोल भी है, हिप्नोटिक रोल भी है, एज ए जनरल एनेस्थीसिया, एज ए जनरल एनेस्थीसिया से हमने आपको बताया था इंट्राविनस एनेस्थेटिक एजेंट के बारे में, तो वहाँ थायोपेंटोन का जिक्र आया था। वो थायोपेंटोन क्या है, बारबिटूरेट। यानी कि
जितने भी बारबिटरेट्स होते हैं इनका सीएनएस पे इफेक्ट आता है, डिप्रेशन काज करते हैं, सीएनएस को डाउन करते हैं, कॉजेज सीडेशन, हिप्नोटिक एजेंट और जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे यूज किया जाता है एज ए डोज डिपेंडेंट। अलग अलग डोज में अलग अलग इनका काम हो जाएगा। अब उसमें हम देखेंगे जैसे स्लीप, इफेक्ट ऑन स्लीप। स्लीप तो जाहिर सी बात है डोज डिपेंडेंट फॉर्मेट में ये इंड्यूस स्लीप, डोज डिपेंडेंट फॉर्मेट में बारबिटरेट्स इंड्यूस्ड स्लीप, लेकिन आफ्टर अवेकिंग दे प्रोड्यूस हैंगओवर, आफ्टर अवेकिंग दे प्रोड्यूस हैंगओवर। देन आपका आता है एनाल्जेसिक इफेक्ट। अगर देखा जाए तो बारबिटरेट्स जब तक पेशेंट को अनकॉन्शियस नहीं कर देते हैं, अगर हम सिर्फ बारबिटरेट्स की बात करते हैं तो बारबिटरेट्स आप जब तक पेशेंट को अनकॉन्शियस नहीं करेगा तब तक इसका कोई ऐसा एनालिसिक इफेक्ट नहीं है। हाँ, पेशेंट को जब इन्होंने अनकॉन्शियस कर दिया उसके बाद एनालिसिक इफेक्ट आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन until unless the patient not in the situation of unconsciousness the barbiturates have no any analgesic effect। लेकिन ये देखा जाता है कि जो भी आपके एनालिसिक ड्रग्स हैं सच एज सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव या आपका पैरासीटामॉल, इन सब का जो एनाल्जेसिक नेचर है, एनाल्जेसिक नेचर को ये प्रभावित करता है, उसको ये बढ़ाता है। इट मीन्स बारबिटरेट्स इंड्यूस्ड द एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग्स। फिर आपका नेक्स्ट आता है एनेस्थेटिक इफेक्ट। एनेस्थेटिक इफेक्ट में जैसे आपका थायोपेंटोन, थायोपेंटोन यूज किया जाता है एज ए इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट। थायोपेंटोन आर यूज्ड एज ए इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट। फिर आपका आता है एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट। एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट देखा जाता है कि फिनोबार्बिटोन आर प्रोड्यूस एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट। फिनोबार्बिटोन एक ऐसी मेडिसिन है विच प्रोड्यूस एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट। फिनोबार्बिटोन प्रोड्यूस एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट। इसके बाद आपका आता है रिस्पायरेशन पे। अगर नॉर्मल डोज की बात करें तो रिस्पायरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं देता है, लेकिन अगर हैवी डोज दे दिया जाए, हैवी डोज देने पे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी सेंटर सप्रेशन। Respiration is not affected at sedative or hypnotic dose, but large dose is cause respiratory failure or respiratory paralysis and patient goes to death. Next आपका आता है effect on gastrointestinal tract। तो ये देखा जाता है कि gastrointestinal tract की मोर्टेलिटी पे कोई इसका इफेक्ट बहुत खास देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर हैवी डोज दे दिया जाए तो हैवी डोज देने पे ये देखा गया है कि जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन है वो कुछ हद तक डाउन हो जाता है। इट मीन्स व्हेन वी टेकन बार्बिटरेट्स इन नॉर्मल डोज देन इट डज नॉट अफेक्ट नॉर्मल गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी, बट व्हेन वी टेकन इन वेरी हाई डोज देन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस विल बी डिप्रेस्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ बार्बिटरेट्स। इसके बाद आपका आता है यूट्रस। यूट्रस भी देखा गया है कि अगर बहुत ही हैवी डोज दे दिया जाए, बहुत हैवी डोज देने पे यूट्राइन मोर्टेलिटी डिक्रीज हो जाती है। यूट्राइन मोर्टेलिटी डिक्रीज एट हैवी डोज। किडनी पे इफेक्ट क्या आता है? नो इफेक्ट एट नॉर्मल डोज बट एनेस्थेटिक डोज डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट ड्यू टू डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड रिलीज ऑफ एडीएच। ये देखा जाता है कि अगर हम नॉर्मल डोज दें तो नॉर्मल डोज देने पे तो किडनी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा हैवी डोज दे दें तो उस केस में यूरिन आउटफ्लो बढ़ जाता है, यूरिन आउटफ्लो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इट इंक्रीज यूरिन आउटपुट ड्यू टू डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड रिलीज ऑफ एडीएच हार्मोन। इसके बाद हम चलते हैं लिवर। नो इफेक्ट एट नॉर्मल डोज बट एट हायर डोज में प्रोड्यूस हिपैटिक डिसफंक्शन। लिवर भी देखा जाता है कि नॉर्मल डोज तो कोई इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन अगर हायर डोज दे दिया जाए तो इट इंड्यूस हिपैटिक डिसफंक्शन। अब हम चलते हैं, तो आप क्या क्या याद रखेंगे? पहली चीज, सबसे पहली चीज ये है कि बार्बिटरेट्स का क्लासिफिकेशन। बार्बिटरेट्स को क्लासिफाई किया गया है कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। लॉन्ग एक्टिंग,
शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग बार्बिटरेट्स में आपके आते हैं फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटरेट्स में आपके आते हैं ब्यूटाबार्बिटोन एंड पेंटोबार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आपके आते हैं थायोपेंटोन एंड मिथोहेक्सिटोन। अब ये देखा जाए है कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या होता है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन मैंने आपको एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डाउन करेगा। सीडेशन, हिप्नोसिस या एनेस्थीसिया, ये डोज डिपेंड है। किसी डोज में सीडेशन, किसी डोज में हिप्नोटिक, किसी डोज में एनेस्थीसिया। फिर हम बात करते हैं स्लीप की। तो जाहिर सी बात है ये स्लीप को प्रमोट करेगा, लेकिन जब आप जगेंगे तो हैंगओवर की सिचुएशन जनरेट हो जाएगी, उसका साइड इफेक्ट कह सकते हैं आप। इसके अलावा एनाल्जेसिक इफेक्ट में क्या है, एनाल्जेसिक इफेक्ट में पेन से कोई बहुत खास आराम नहीं देता है जब तक कि पेशेंट को अनकॉन्शियस ना कर दे। लेकिन ये देखा जाता है कि पैरासीटामॉल हो गया या सैलिसिलिक एसिड हो गया, इनकी जो एनाल्जेसिक पावर है, एनाल्जेसिक पावर को ये पोटेंशिएट करता है, बढ़ा देता है। फिर आपका आता है इफेक्ट एनेस्थेटिक इफेक्ट। तो जितने भी आपके बार्बिटरेट्स हैं ये डोज डिपेंडेंट एनेस्थीसिया, जैसे थायोपेंटोन इंट्रावेनस एनेस्थीसिया के तौर पे यूज किया जाता है। इसके अलावा एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट, एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट, एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट में क्या आपका आ जाएगा, जैसे जितने भी बार्बिटरेट्स हैं खासतौर पे फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन आपका एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट शो करता है। मतलब अगर किसी को एपिलेप्सी की बीमारी है, कन्वर्जन है, तो वहाँ पे ये दिया जाता है। इसके अलावा रिस्पायरेशन, नॉर्मल डोज में तो रिस्पायरेशन का कोई इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन अगर कभी हायर डोज दे दिया जाए तो रिस्पायरेटरी फेलियर पैरालिसिस हो सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे नॉर्मल डोज में नो एनी इफेक्ट, बट इन हैवी डोज इट कॉज डिप्रेशन इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। यूट्रस पे नॉर्मल डोज में नो एनी इफेक्ट, बट इन हाई डोज इट कॉज डिप्रेशन इन यूटेराइन मोर्टेलिटी। फिर आपका देखा जाता है किडनी, किडनी पे ये यूरिन आउटपुट ये बढ़ा देता है। फिर आपका देखा जाता है लिवर पे, लिवर पे क्या इफेक्ट आएगा, लिवर पे इफेक्ट ये आता है कि नॉर्मल डोज में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हाई डोज ले लिया जाता है इट इंड्यूस लिवर डिसफंक्शन प्रॉब्लम, इट इंड्यूस लिवर डिसफंक्शन प्रॉब्लम इन हाई डोज। फिर आपका आता है एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ बार्बिटरेट्स। एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ बार्बिटरेट्स, उसमें क्या कहेंगे आप, बार्बिटरेट्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल एंड पेरेंटल रूट। ये देखा जाता है कि बार्बिटरेट्स को हम ओरल रूट से भी ले सकते हैं, बार्बिटरेट्स को हम इंट्रावेनस रूट से भी ले सकते हैं। मीन्स बार्बिटरेट्स आर टेकन इन बॉडी आइदर बाय ओरल रूट आइदर बाय इंट्रावेनस रूट। लेकिन ये देखा गया है कि लेने के बाद ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑल टिश्यू एंड ओवरऑल बॉडी। फिर ये देखा जाता है कि ये ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। अगर ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे तो यानी कि साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि ये इनकी क्वांटिटी मिल्क में भी इजेक्ट होती है, इनकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी मिल्क में भी इजेक्ट होती है। ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और कुछ क्वांटिटी इनकी मिल्क में इजेक्ट होती है। अब दे आर चीफली, अगर देखा जाए तो इनका जो मेनली मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ पे होता है, लिवर में होता है। मेनली मेटाबोलाइज इन द लिवर एंड स्मॉल एक्सटेंट इन किडनी एंड ब्रेन। एक्सक्रीशन इज थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट होंगे या तो फ्री फॉर्म में या तो ग्लूकोरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन, ग्लूकोरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन। तो ये आप कहेंगे कि इनटेक बाय ओरल और पेरेंटल रूट, दोनों से ये एब्जॉर्ब हो जाता है।
और देखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, मेनली जिनका मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ, लिवर, लेकिन कुछ हद तक मेटाबॉलिज्म किडनी में भी होगा। ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है, क्रॉस प्लेसेंटा and eject in milk. It cross the placenta and eject in milk. प्लेसेंटा को ये क्रॉस कर जाएगा और मिल्क में इजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म इसका एक्सक्रीशन होता है, इट एक्सक्रीट इन द यूरिन आइदर इन फ्री फॉर्म आइदर ग्लूकोरोनिक एसिड कॉन्जुगेट। इट एक्सक्रीट via urine either in free form or glucuronic acid conjugate। तो ये ध्यान रखिए कि जितने भी बारबिटरेट्स होते हैं ये ओरल या इंट्रावेनस रूट से हमारी बॉडी में आते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म लिवर में, कुछ हद तक किडनी में भी होता है। मेटाबॉलिज्म के बाद या तो यूरिन के रास्ते ये फ्री फॉर्म में निकलेगा या फिर ग्लूकोरोनिक एसिड कॉन्जुगेट के फॉर्म में बाहर निकलता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है, साथ ही साथ मिल्क में भी इसका इजेक्शन देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसका आता है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट जाहिर सी बात है, नाजिया, हेडेक, ये सब प्रॉब्लम तो रहती रहती हैं। इसके अलावा अगर कहीं इसको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर पेन दे दिया जाए, अगर बारबिटरेट्स को आप लेबर पेन के दौरान दे देते हैं तो कहीं ना कहीं ये फीटल डेथ को प्रमोट करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन को ये डिप्रेस करता है। इसके अलावा ड्रग टॉलरेंस, डिपेंडेंस एंड विड्रॉल सिम्टम। ड्रग टॉलरेंस ये भी डेवलप होता है, डिपेंडेंस, विड्रॉल सिम्टम्स और हैवी डोज और लॉन्ग टाइम तक लेने पे लिवर डिस्फंक्शन। लिवर डिस्फंक्शन पहली चीज, लिवर डिस्फंक्शन इन हैवी डोज फॉर प्रोलॉन्ग यूज, ड्रग टॉलरेंस, ड्रग डिपेंडेंस, विड्रॉल सिम्टम्स। अगर लेबर पेन के दौरान दे दिया जाए तो ये क्या काज करेगा, लेबर पेन के दौरान देने पे ये फीटल डेथ प्रमोट कर सकता है, साथ ही साथ इट कॉज लिवर डिस्फंक्शन। अब इसका थेराप्यूटिक यूज क्या है? थेराप्यूटिक यूज में आप यूज कर सकते हैं एज ए एनेस्थीसिया, आप यूज कर सकते हैं एज ए सीडेटिव, यूज किया जाता है एज ए हिप्नोटिक। इसके अलावा इट इज यूज एज ए एंटी कन्वल्जेंट ड्रग। इसके अलावा इट पोटेंशिएट द एनाल्जेसिक इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं एनाल्जेसिक इफेक्ट को अगर पोटेंशिएट करना हो तो वहां भी इसका यूज किया जाता है। अब इसके आगे हम आपको बताते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स के बारे में। बेंजोडाइज़ेपिन्स क्या है आपके? बेंजोडाइज़ेपिन्स आर द ड्रग्स, बेंजोडाइज़ेपिन्स
इसमें आपका आता है जैसे कि डायजीपाम, लोराजीपाम, फ्लूराजीपाम और नाइट्राजीपाम, ये सब क्या है आपके? तो आपके डायजीपिन्स हैं। तो डायजीपिन्स में अगेन इनका भी एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट, मसल रिडक्सेंट इफेक्ट, एंग्जियोलिटिक एंड हिप्नोटिक्स। एग्जाम्पल में क्या क्या आपका? लोराजीपाम में जो डायजीपिन है, डायजीपाम, फ्लूराजीपाम, नाइट्राजीपाम, ठीक है। ये सब के सब आपके क्या हैं? बेंजोडाइजेपिन। तो जितने भी बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं इन सब का एंग्जियोलिटिक इफेक्ट होगा, एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट होगा, मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट होगा, सीडेटिव्स, हिप्नोटिक्स इफेक्ट होगा। तो जितने भी आपके बेंजोडाइजेपिन्स हैं जैसे कि फ्लूराजीपाम, नाइट्राजीपाम, डायजीपाम, लोराजीपाम, इन सब में आपको एंग्जियोलिटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा, मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा, सीडेटिव हिप्नोटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये देखा जाता है कि दे प्रोड्यूस लेस अनकॉन्शियसनेस एंड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, सो दीज कंपाउंड्स आर लेस टॉक्सिक। इनकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये रिस्पिरेटरी सेंटर पे या रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेसिव बहुत कम करते हैं, अनकॉन्शियसनेस को ये प्रमोट नहीं करते हैं, तो देखा जाता है ये लेस टॉक्सिक हैं। दीज एजेंट्स आर लेस टॉक्सिक बिकॉज बेंजोडाइजेपिन्स आर लेस टॉक्सिक। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस नहीं करते हैं, साथ ही साथ ये देखा जाता है कि ये अनकॉन्शियसनेस को भी प्रमोट नहीं करते हैं। तो benzodiazepines are not promote unconsciousness, benzodiazepines not depress the respiratory center, so they are क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस नहीं करते हैं, अनकॉन्शियसनेस को प्रमोट नहीं करते हैं, तो ये आपकी ज़्यादा सेफ हैं। दीज आर लेस टॉक्सिक एंड मोर सेफ ड्रग्स। फिर आपके न्यूअर ड्रग्स या बेंजोडाइजेपिन्स, जोल्पिडेम, इसमें आपका आता है जोल्पिडेम। जोल्पिडेम इज द नॉन बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव नेवर एजेंट्स। इसकी सबसे खास बात क्या होती है कि इसका जो एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट है, एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट तो थोड़ा कम होता है। एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट कम है, टॉलरेंस कॉज नहीं करता है, डिपेंडेंस कॉज नहीं करता है, विड्रॉल सिम्टम्स कम है, और साथ ही साथ अगर सेफ्टी विथ ओवरडोजिंग, अगर ओवरडोजिंग भी हो जाता है, ओवरडोजिंग में बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बाकी जो बार्बिटरेट्स हैं उनकी अगर ओवरडोजिंग हो जाएंगी तो वो फैटल हैं, जान पे आ सकती है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। कंपेरिजन टू अदर ड्रग्स दीज आर सेफ। तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।